हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 6 विज्ञान का पाठ 4 पौधों को जानिए करेंगे। इसकी जो कार्य पुस्तिका है उसके आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरुआत में जो आपके दिया हुआ है, देखिए ये जो आपकी कार्य पुस्तिका के पहले पेज पे जो लेसन शुरू होता है तो ये दिया हुआ है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। तुमने अपने आसपास कई पेड़ पौधे देखे होंगे। नीचे दिए गए चित्र में पौधे के विभिन्न अंग दिखाए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर साथ में एक चित्र दिया हुआ है, इन्हें ध्यान से देखो। तुम एक पौधा जड़ सहित उखाड़ कर लाओ, उसका चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को नामांकित करो। हो सके तो तब तक किसी खरपतवार या घास के पौधे को ही उखाड़ने के लिए चुनो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो है आपका इस क्वेश्चन के साथ में यहाँ ये एक चित्र दिया हुआ है जो आपकी बुक में ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये वाला चित्र, ठीक है। इसमें विभिन्न पौधे के भाग दिए हुए हैं। तो यहाँ जो ये आपकी खाली जगह दिखाई दे रही है आपकी बुक में आपको दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने चित्र बनाना है। तो चित्र जो बनाओगे आप, कोई भी आपकी मर्ज़ी से आपने कोई एक पौधा बनाना है तो उसके भाग आपने नामांकित करने होंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक और फ़ोटो, सुंदर सा कलरफुल फ़ोटो आपके लिए लगा दिया है। तो आप इनको देखकर यहाँ ये चित्र बना सकते हैं। तो इस चित्र में जो भाग दिए हुए हैं पौधे के, एक बार वो देख लेते हैं। कि देखिए, जैसे ये ज़मीन के नीचे का ये जो भाग है ये है इसकी जड़, ठीक है। इसके ऊपर ये हरे रंग का ये आपको दिख रहा है, ये है तना। उसके बाद ये ग्रीन पत्तियां हैं। फिर यहाँ पर ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये इसके फल हैं। और यहाँ ये येलो कलर के इसके फूल हैं, ठीक है। इसके बाद जो अलग अलग, जैसे ये इस तरह से ये एक शाखा है जिस पे अलग अलग पत्तियां हैं, तो ये आप यहाँ पर शाखा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक पौधा है, उसके विभिन्न भाग दिखाए हुए हैं। जो चित्र आप यहाँ अपनी बुक में इस जगह पर यहाँ बनाएं और उसके नाम अच्छे से लिख लें, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो कि चना व मक्का की जड़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और नीचे दी गई जगह में इनमें दिख रहे अंतर लिखो। तो देखो यहाँ पर ये चने की जड़ दी हुई है, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये चने की जड़ बिल्कुल एक जड़ है और इसमें जो छोटी छोटी और जड़ें दिख रही हैं वो इसी से निकल रही हैं। अलग से मुख्य जड़ के अलावा कोई अलग से जो आधार से कोई जड़ नहीं निकल रही है, ठीक है। तो इस तरह की जड़ जो जैसे एक मूसल की तरह दिखती हैं, एक तो इसलिए इनको कह दिया जाता है मूसला जड़, ठीक है। तो ये हो गई मूसला जड़ जो चने में है। और दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ मक्का में आपको दिख रही हैं, यहाँ शुरू से ही बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। उन जड़ों से फिर अनेक और जड़ भी निकल रही हैं, परंतु यहाँ शुरू में आधार से ही बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। तो इस तरह की ये जो शाखाओं वाली जो जड़ है, इसको कहा जाता है रेशेदार जड़, ठीक है। ये कौन सी है बच्चों? रेशेदार जड़। तो इस तरह से आपने ये लिख लेना है। अब इनके बारे में यहाँ अंतर लिख दिया है, आप देख लें कि जैसे चना में लिखा है मूसला जड़ एक मुख्य जड़ है, इसमें मुख्य जड़ में से बाल जैसी छोटी छोटी जड़ निकलती हैं, ये जो यहाँ पर निकल रही हैं, ठीक है। फिर दूसरा है मक्का, मक्का में है रेशेदार जड़ और इस जड़ की विशेषताएं क्या हैं? अनेक रेशों जैसी जड़ें हैं, अलग अलग कई जड़ें शुरू से ही निकल रही हैं। तो ये मक्का की रेशेदार जड़ की विशेषताएं होगी। तो नीचे यहाँ खाली स्थान भी दिए हैं, इन्हीं के ऊपर दिए हैं। चने की जड़ में कौन सा उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा मूसला जड़, तो इसका आंसर हो गया मूसला जड़। यहाँ ब्रैकेट में जो दो ऑप्शन दिए हैं उनमें से मूसला जड़ हो गया आपका। फिर है मक्का की जड़, मक्का की जड़ में कौन सी जड़ होगी? रेशेदार जड़ हो गई, तो ये रेशेदार जड़, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है, तुम अपने स्कूल के बगीचे या आसपास उगी खरपतवार घास आदि को जड़ सहित उखाड़कर उनकी जड़ का अवलोकन करो। अपने अवलोकन के आधार पर सारणी भरो। अब यहाँ अगले क्वेश्चन में एक सारणी दी हुई है, ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी। इस सारणी को पूरा करना है, ठीक है। तो इस सारणी में क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। कि पहले है पौधे का नाम, फिर है जड़ का प्रकार। कि पौधे के नाम आपने अपने आप से लिखने हैं, अपनी मर्जी से आप जो चाहे लिख सकते हैं और उनमें कौन सी जड़ पाई जाती है ये लिखना है। जैसे कि पहला पौधा लिखा गेहूँ, तो गेहूँ में है रेशेदार जड़। दूसरा है मक्का, मक्का में भी रेशेदार जड़। फिर है पीपल, पीपल में मूसला जड़। फिर आम, आम में है मूसला जड़। तो इस तरह से बच्चों ये आप पूरा कर लें। इसके बाद अगले क्वेश्चन में
अगले क्वेश्चन में लिखा है तुम अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़, शाख व झाड़ियों को ध्यान से देखो। तो पेड़, शाख और झाड़ियाँ हमने पाठ पढ़ते हुए भी करी हैं, तो उनका यहाँ पर अब अंतर पूछा गया है। और अंतर किस तरह से पूछा गया है कि तुम्हें इनके तनों में क्या अंतर दिखाई देता है। केवल अभी यहाँ पर हमें तने के बारे में अंतर लिखना है, बाकी के पौधे के बारे में नहीं लिखना है। तो पहला अंतर देखिए, शाख जो होती हैं सबसे कोमल पौधे होते हैं, ठीक है, इनके हरे और कोमल ही तने होते हैं। तो इसका लिखेंगे आंसर हरे और कोमल तने। फिर है झाड़ी, झाड़ी में तना थोड़ा कठोर होता है, तने के आधार के पास से शाखान्वित हो जाता है। तना जो होता है, जैसे आप हम लोगों ने देखा था, जैसे इस तरह से ये नींबू का ही पेड़ है, ठीक है, उसकी नीचे से ही बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये शाखान्वित हो जाता है पौधा। तो झाड़ी जो होती है वो ये मतलब उसका तना भी कठोर होता है, परंतु इतना ज़्यादा कठोर नहीं होता जैसे कि पेड़ का होता है। तो पेड़ के और झाड़ी के तने में यही अंतर होता है कि तना जो है पेड़ का वह अधिक कठोर, चौड़ा और मजबूत होता है, ठीक है। और जो पेड़ होता है उसका तना काफ़ी अच्छा, साफ, हमें स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल पता चलता है कि हाँ ये तना है, और वह काफ़ी मोटा होता है और चौड़ा होता है, ठीक। परंतु अगर हम झाड़ियों को देखें तो इनके क्योंकि नीचे से ही शाखाएं निकल रही होती हैं, तो इतना स्पष्ट इनका तना अलग से बहुत आगे तक नहीं दिखाई देता है, ठीक। इसके बाद इसका ख पॉइंट, तुम पेड़ व झाड़ी को किस प्रकार पहचानोगे। अब हमारे पास पेड़ और झाड़ी को पहचानना होगा। तो देखिए, ये अभी हमने बताया आपको कि तना जो होता है झाड़ी का तना शुरू में ही शाखान्वित हो जाता है, यहीं से, है ना। तो शाखान्वित हो जाता है, तो इसके कारण इसकी जो लंबाई है वो हम लोगों को ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाती है नीचे से। परंतु पेड़ जो होते हैं उनका तना अच्छा मजबूत होता है, काफ़ी ऊंचा हमें दिखाई भी देता है। तो हम इसको इसी तरह से पहचान सकते हैं कि जो पेड़ होता है उसकी कठोरता और चौड़ाई से उसको पहचान सकते हैं, और उनकी लंबाई से हम इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा तना पेड़ का है, कौन सा झाड़ी का है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है, इसको पहले थोड़ा सा बच्चों बड़ा कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है लता। लता किसे कहते हैं। यहाँ पर है कि लता जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। लता कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। कुछ ज़मीन पर रेंग कर बढ़ती हैं और कुछ किसी सहारे से लिपट कर ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो बच्चों देखो, पहले हम ये जान लेते हैं, जो ज़मीन पर रेंग कर बढ़ती हैं उनको क्या कहते हैं, और जो सहारे से लिपट कर बढ़ती हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो ज़मीन पर रेंगती हैं जो ज़मीन पर रेंगती हैं उनको कहा जाता है विसर्पी लता। क्या कहते हैं बच्चों, विसर्पी लता, ठीक है। इसके बाद जो किसी सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाती हैं वह बेलें कहलाती हैं आरोही लता। आरोही, जैसे हम लोग मैथ्स में लिखते हैं छोटे से बड़ा क्रम, उसी तरह से ये छोटे सहारे के सहारे ऊपर से चढ़ जाती हैं। अब ये आरोही शब्द है, तो ये विसर्पी लताओं को हम अवरोही भी कह देते हैं, ठीक है, इसका उल्टा जैसे, है ना, अवरोही। तो अवरोही और विसर्पी एक ही बात है। तो अब यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उनमें से आपको छांटना है कि कौन सी आरोही है और कौन सी अवरोही। और आपकी बुक में यहाँ पर साथ में ये जो चित्र है इसके नीचे ही जगह दी हुई है, उसमें आपको लिखना है कि कौन सी बेल आपकी आरोही है और कौन सी अवरोही है। तो मैंने यहाँ इसको साथ में लगा दिया है ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो अब देखिए, चित्र जो दिए हमें, टमाटर की जो पौधा होता है वो थोड़ा सा पहले बड़ा मतलब कि पौधा होता है, उसके ऊपर फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसमें शाखाएं निकल जाती हैं और वो नीचे फैल जाता है, मतलब फल के बोझ से फिर वो नीचे फैल जाता है, तो वो बेल की तरह हो जाता है फिर। तो टमाटर जो होता है क्योंकि नीचे ही फैलता है, इसलिए ये हमारा आएगा अवरोही में। तो आप यहाँ अवरोही में लिखेंगे टमाटर। इसके बाद है अंगूर। अंगूर जो है उसको सहारे के साथ आपने देखा होगा ऊपर चढ़ते हुए बहुत जगह, तो अंगूर जो है वो हो गई आरोही बेल। तो यहाँ आप आरोही में लिखेंगे अंगूर। फिर है शकरकंद। तो शकरकंद होती है वो नीचे ज़मीन के नीचे उगती है, ठीक है, और नीचे ज़मीन के फिर वो नीचे ही ज़मीन के फैलती रहती है। तो इसका भी हो गया हमारा विसर्पी लता में यानी अवरोही में। तो ये आप लिख देंगे शकरकंद, यहाँ शकरकंद, ठीक है।
ये हो गया। इसके बाद है तरबूज। तरबूज जो है वह भी इतना भारी फल होता है उसका कि वो ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो वह भी नीचे आपके विसर्पी लता में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल भी आप यहाँ इनके साथ लिख देंगे, तरबूज। इसके बाद है मटर। मटर जो है उसको सहारा दे के ऊपर चढ़ा लिया जाता है, तो ये हो गई मटर हमारी आरोही बेल। ऐसे ही सोयाबीन का पौधा होता है, उसकी बेल जो होती है उसको भी सहारे के साथ ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो ये आपकी आरोही बेल में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल बच्चों इसमें हो गए आपके आरोही बेल के, अंगूर, मटर और सोयाबीन, और 3 हो गए अवरोही बेल के, टमाटर, शकरकंद और तरबूज। ठीक है, इसके बाद हम इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तना पौधे को किन किन कार्यों में मदद करता है। अब तना जो होता है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पर हमने ये लिखना है। ठीक है, तो तने के हम लोगों ने पाठ में 3 मेन कार्य जो पढ़े थे वही हम इसमें लिख देते हैं कि सबसे पहले तना पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है। दूसरा, पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने में तना मदद करता है। जड़ से जल और खनिज लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है, मतलब ये तने का काम होता है। जैसे ये नीचे हमारी जड़ हैं, ये जड़ जो मिट्टी में होती हैं वह नीचे से जल और खनिज इसको तने को देती हैं, तना उनको पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियां उनको भोजन बनाने के लिए प्रयोग करती हैं, और फिर भोजन बनाकर जो भोजन बना है वो तने तक पहुंचाकर वो तना उसको पूरे पौधे के भागों में पहुंचा देता है। ठीक है, इस तरह से तने के ये कार्य हो गए। तो ये तीनों मुख्य कार्य हैं तने के, आप इसे लिख लें। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक सारणी दी हुई है जिसे आपको पूरा करना है। इसमें लिखा है, तुमने स्कूल में, घर के आसपास व अपने गांव में कई प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें से तुम किसे शाक, झाड़ी, पेड़ व लता कहते हो, उनके नाम सारणी में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर जो नाम हैं ये मैंने लिख दिए हैं, फिर भी अगर इसके अलावा आपका मन करे तो आप कोई और भी नाम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे शाक के उदाहरण हो गए, घास हो गया, ये वो उदाहरण है जो हमारे आसपास हमें आसानी से दिख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हो गया घास शाक में, फिर पुदीना, धान, पालक और मटर, ये सारे पौधे कौन से हो गए, शाक के। ठीक है, इसके बाद झाड़ी, झाड़ी में जैसे गुलाब हो गया, मेहंदी हो गया, तुलसी, नींबू और धनिया। ठीक है, इसके बाद पेड़, पेड़ के उदाहरण आपके आम हो गया, पीपल हो गया, नीम, बरगद, शीशम। इसके बाद क्रीपर्स यानी लता जो होती हैं, लता में ये दोनों ही तरह की लिखे हैं बच्चों। देखो यहाँ पर क्रीपर्स को हम कहते हैं विसर्पी लता। क्रीपर कौन सी लता, विसर्पी, जिन्हें अवरोही लता भी कहा जाता है। ठीक है, क्लाइंबर्स जो होती हैं वो हैं आरोही लता। आरोही लता को क्या कहेंगे, क्लाइंबर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही लता यहाँ ऑब्लिक करके निशान के साथ लिखी हैं, इसलिए इसमें दोनों ही अंदर आंसर में भी हैं। तो पहला हो गया जैसे तरबूज हो गया, अंगूर हो गया, मनी प्लांट हो गया, घिया, खीरा। ठीक, इस तरह से ये हमारी आरोही और विसर्पी दोनों लताएं इसमें आ गई। तो ये हमने पढ़ लिया शाक, झाड़ी और पेड़ के विभिन्न उदाहरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ चित्र दिया हुआ है और इस चित्र की मदद से आंसर आपने देना है। तो देखो यहाँ चित्र में पहले जो है मूली का पौधा दिया है, फिर दिया है आलू का पौधा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो लिखा है वो देखते हैं। ऊपर बने चित्रों के आधार पर, जो ऊपर चित्र दिए हैं उनके आधार पर बताओ कि मूली के पौधे का कौन सा भाग है और क्यों। ऐसे 2 उदाहरण और आपने फिर बताने हैं। ठीक है, तो मूली देखो बच्चों, मूली जो है ज़मीन के नीचे पाई जाती है। ज़मीन के नीचे जो है हम लोग जड़ को देखते हैं, है ना। तो जड़ होती हैं इस तरह से हमारे पौधों की। तो यहाँ पर क्या है, इन जड़ों ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है भोजन के रूप में। तो यहाँ इन जड़ों में क्या स्टोर हो गया है, भोजन स्टोर हो गया है। ठीक है, खाद्य पदार्थ जो है वो इन्होंने संग्रहित कर लिया। तो जड़ जब इस तरह से संग्रहण का कार्य करती है और अपने अंदर भोजन को संग्रहित कर लेती है, तो ऐसी जड़ों को कहा जाता है रूपांतरित जड़। रूपांतरित जड़। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रूपांतरित जड़। तो मूली का पौधा जो हमारा एग्जाम्पल है वो किसका हुआ बच्चों, रूपांतरित जड़ का। तो यहाँ पर नीचे आंसर में लिखा है मूली जो है वह एक रूपांतरित जड़ है। और क्यों है, क्योंकि मूली की जड़ भोजन संग्रहण करती है, इससे इसकी आकृति भी बदल जाती है। तो आप देख रहे हैं इसकी आकृति भी जड़ जैसी नहीं रही है।
तो अब इसका उदाहरण, ऐसे 2 उदाहरण और लिखने हैं। तो गाजर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर, ये सारे के सारे भी क्या हैं, रूपांतरित जड़ के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपको समझ आ गया होगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा में जो लिखा है आलू का पौधा। अब देखो बच्चों, ये आलू का पौधा जो होता है, इसके लिए भी क्वेश्चन अब यहाँ पर ये ऐसा ही है कि आलू के पौधे का कौन सा भाग है, उत्तर का कारण बताते हुए ऐसे 2 और उदाहरण लिखो। तो आलू जो होता है वह जड़ ना होकर वह होता है तना। ठीक है, तो ये भी रूपांतरित तना है, क्योंकि जो तने का कार्य होता है वह ना करके इसने क्या करा है, अपना भोजन संग्रहित करा है। ठीक है, तो भोजन के रूप में तना जब संग्रहण कर रहा है भोजन को, तो उसे हम रूपांतरित तना कह देते हैं। जैसे रूपांतरित जड़ थी मूली, ऐसे ही जो आलू है वह है रूपांतरित तना। ठीक, तो इसका भी कारण हम यही है क्योंकि तना भोजन संग्रहण का कार्य कर रहा है यहाँ पर। इसके और एग्जाम्पल जो इसी तरह के हैं, अदरक, हल्दी, अरवी या प्याज साथ में। ठीक है, ये सब भी क्या है, रूपांतरित तने हैं। ठीक, तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ आपको चित्र दिया है। नीचे दिए गए चित्र में पुष्प के विभिन्न भागों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी बच्चों अभी तक, और आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं इनके नाम क्या क्या है। तो पहला ये नाम जो यहाँ एरो लगा के इन्होंने दिया है, ये हो गया पंखुड़ियाँ। दूसरा जो ये चित्र बीच में आपको दिख रहा है अंडाशय के साथ में, ये क्या है, हमारा स्त्री केसर। ये फिर तीसरा जो चित्र यहाँ साइड में ये दिए हुए हैं, ये क्या है, पुंकेसर। और नीचे हरे रंग की जो पत्तियाँ नीचे सबसे फूल के नीचे होती हैं, वह है बाह्यदल, जो बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से फूल का जो चित्र है समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है, नीचे दी गई खाली जगह में तुम एक तरफ मक्के या बाजरे की पत्ती का चित्र तथा दूसरी तरफ पीपल की पत्ती का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों, ये चित्र बना दिए हैं आपके लिए। ये यहाँ पर ये है इस तरह से मक्के की पत्ती का चित्र। ठीक है, यहाँ नीचे इसका ये फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, ये इस तरह से साफ दिख रहा है यहाँ। ठीक है, ये है मक्के की पत्ती, और ये मक्का भी इसीलिए लगाइए ताकि आपको साथ में पता रहे कि ये मक्का का ही पत्ते का चित्र है। तो अब इसमें देखिए आप, ये जो शिराएँ हैं बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी आपको इस तरह से दिख रही हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो शिरा विन्यास होता है उसको हम क्या कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो ये है समांतर शिरा विन्यास। और क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि उसको नामांकित करना है पत्ती को, तो पत्ती का जो ये ग्रीन वाला बड़ा भाग होता है पूरा, इसको क्या कहते हैं, फलक। इसके बाद जो इसमें नीचे पतली पतली जो ये डिज़ाइन है शिराओं का, ये एक एक करके इनको बात करें तो ये शिरा, और जहाँ पर पत्ती जो है तन और डंडी मतलब तने से जो जुड़ा हुआ है पत्ती का ये वाला भाग जो होता है, इसको पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है, जहाँ पत्ती तने के साथ जुड़ी है वो पर्णाधार होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पीपल का पत्ता बनाया है। इस पीपल के पत्ते में भी बीच में ये शिराएँ हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पर आप ये इस पीपल का ये चित्र भी देख सकते हैं। ये पीपल का चित्र पत्ते का है, और इसमें ये बीच बीच में शिराएँ आपको दिख रही होंगी जो एक दूसरे को काट रही हैं अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका शिरा विन्यास है। तो क्वेश्चन जो है वो इस शिरा विन्यास से रिलेटेड ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इन पत्तियों में किस तरह का शिरा विन्यास है। तो सबसे पहले मक्का की बात करते हैं। तो मक्का में कौन सा शिरा विन्यास है बच्चों, समांतर शिरा विन्यास। तो ये समांतर शिरा विन्यास हो गया। फिर है पीपल में कौन सा है, ये क्योंकि एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ इसकी शिराएँ, तो ये जाल की तरह है, तो इसको कहते हैं जाली का शिरा विन्यास। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, बाजरे की तरह की कुछ और पत्तियों के उदाहरण दो। बाजरे में जो है वो अभी बच्चों समांतर शिरा विन्यास होता है, और मक्का में भी समांतर शिरा विन्यास होता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर समांतर शिरा विन्यास वाले उदाहरण लिखने हैं। तो जैसे हो गया घास, गेहूँ, धान, केला, बांस, इन सब में कैसा शिरा विन्यास है, समांतर शिरा विन्यास। इसके बाद है यहाँ पर पीपल की पत्ती में कौन सा शिरा विन्यास था बच्चों, जालिका वाला, है ना। तो हमें यहाँ जालिका के उदाहरण देने हैं। तो जालिका हो गया हमारा आम में, बरगद में, गुड़हल में, पपीता और तुलसी, इन सब में कैसा शिरा विन्यास है, जालिका शिरा विन्यास। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो भी नाम आपको लिखने हैं विभिन्न यहाँ पर। तो ये गुड़हल का फूल एक है जिसको आपने सुखा कर यहाँ लगाना है।
मैंने यहाँ चित्र लगा दिया है। आप बच्चों ये इस तरह का जो फूल आपको अपने आसपास मिले या घर में मिले उसको सुखाकर आपने अपनी यहाँ कार्यपुस्तिका में उसे चिपकाना है। ये चित्र आपको पहचान के लिए लगा दिया ताकि आपको पता रहे गुड़हल का फूल किसे कहते हैं। तो अब इसको नामांकित भी करना है, तो इसके विभिन्न भाग जो हैं वह हमने नाम लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो गुलाबी रंग के, गहरे गुलाबी रंग के ये जो इसके भाग हैं ये क्या कहलाती हैं? पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ आपने ये इतनी जगह है कि आप यहाँ आराम से नाम भी लिख सकते हैं इनके। तो ये पंखुड़ियाँ, ठीक है। ये नीचे हरे रंग के जो हैं ये क्या हैं? बाहे दल। ठीक है, ये है आपका बाहे दल। ठीक, इसके बाद जो आपका ये जो बीच में ये जो पोर्शन जा रहा है ये अंडाशय से यहाँ से जा रहा होता है, तो ये पूरा लंबा वाला जो पोर्शन होता है आपका ये है स्त्री केसर। ये फूल का क्या है? स्त्री केसर। इसके बाद इस पे ये येलो येलो कलर के जो छोटे भाग आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या हैं? पुंकेसर। तो ये हो गए आपके फूल के पुंकेसर। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा नामांकित आपको कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, आगे फिर से एक सारणी दी हुई है और इस सारणी में गुड़हल और सरसों के फूलों के बारे में अब हमने लिखना है कि उनमें कैसे कैसे हमें फूल के पत्तियां और विभिन्न भाग मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सारणी में पहले पुष्प का नाम, फिर उसकी पंखुड़ियों के रंग व उनकी संख्या, फिर बाह्य दलों की संख्या व रंग, पंखुड़ियाँ जुड़ी हैं या स्वतंत्र हैं, पुंकेसर स्वतंत्र है या पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, स्त्री केसर जो है उसमें उपस्थित है या नहीं है। ये इस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जो गुड़हल है, पहले ये मैंने यहाँ पर चित्र भी लगा दिया है ताकि आपको पता रहे और आप आसानी से इसको साथ में लिख सके इसको देखकर। और ये नीचे जो है ये सरसों का चित्र है, सरसों के फूल का, ये भी आपने देखा होगा। और ये छोटा सा ये भी आपका सरसों का फूल का चित्र है। ठीक है, तो आसानी से आप इनको देखकर यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ जो लिख दिया है वो पूरी सारणी आप इस वजह से देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गुड़हल के जो रंग हैं यहाँ पर हमें विभिन्न रंगों में गुड़हल मिलता है, लाल, नारंगी, पीला, गुलाबी। ज़रूरी नहीं है केवल लाल ही रंग के फूल हों, गुड़हल के अलग अलग रंगों के फूल हमें मिल जाते हैं। इनमें जो पत्तियों की संख्या होती है वह 5 या उससे अधिक होती है। इसके उल्टा अगर हम सरसों का फूल देखें तो सरसों का फूल जो है पीले रंग का ही दिखता है हमें, तो पीला हो गया। इसकी जो पत्तियां हैं वह 4 है उनकी संख्या। इसी तरह से बाह्य दलों की भी लिख दी है बच्चों, और पंखुड़ियाँ स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, उनमें पुंकेसर है या नहीं, ये सारा इसमें लिख दिया है। आप यहाँ से देखकर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो लिखा है उसमें यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस में से हमने आंसर छांटनी है। तो पहला जो दिया है, पत्तियों में शीरा जो हैं उनका प्रतिरूप कहलाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो पैटर्न या डिज़ाइन होता है शीराओं का उसको क्या कहते हैं? शीरा विन्यास। क्या कहते हैं बच्चों? शीरा विन्यास। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा? शीरा विन्यास। ठीक है, तो शीरा विन्यास आंसर अ भाग में है, तो इसलिए यहाँ आंसर अ लिख दिया है। फिर उसके बाद पंखुड़ियों के बाहर की ओर पाई जाने वाली संरचना, तो हरे रंग की जो बाहर संरचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बाह्य दल। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? बाह्य दल। इसमें ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, ये है ब नंबर पे, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन आपका ब हो गया, बाह्य दल। ठीक, नीचे यहाँ चित्र भी दिया हुआ है फूल का फिर से, और आपको इसके विभिन्न भागों को नाम लिखना है। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे पहले हो गया बाह्य दल नीचे, फिर ये वाला जो भाग है ये पुंकेसर, फिर जो बीच में एक भाग है वह स्त्री केसर और पंखुड़ियाँ। तो इस तरह से ये पूरा पुष्प के विभिन्न भाग हो गए। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो है एक गतिविधि दी हुई है। ये गतिविधि जो है बच्चों आप खुद करके देखेंगे। आप अपने आसपास की जो पत्तियाँ हैं पौधों की उनको इकट्ठा करेंगे, और मेनली आपने जो छोटे पौधे होते हैं जैसे घास हो गया, खरपतवार हो गया, उन्हीं के पौधों को उखाड़ कर आपने उनकी जड़ें देखनी है। तो यहाँ आपने पत्तियों का मतलब पत्तियों का जो शिरा विन्यास है उसके आधार पर हमें देखना है कि हम जड़ों का पता कर सकते हैं या नहीं। अगर जैसी पत्तियों का शिरा विन्यास है तो उसके आधार पर किस तरह की हमारी पौधे की जड़ होगी। ठीक, तो यहाँ जो लिखा है एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है।
वे पौधे जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। कौन सा बच्चों? जालिका रूपी वाला। जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, उनमें जड़ जो होती हैं वे मूसला जड़ें होती हैं। कौन सी? मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है। समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों में, कौन सी पत्तियों में? जहाँ समांतर शिरा विन्यास होगा वहाँ पर रेशेदार जड़ होती हैं। कौन सी? रेशेदार जड़। तो शिरा विन्यास के आधार पर हम कह सकते हैं कि जहाँ हमारे पास जालिका अगर शिरा विन्यास है तो वहाँ पर मूसला जड़ होगी। कौन सी जड़ होगी बच्चों? वहाँ मूसला जड़ होगी। और जहाँ हमारे पास रेशेदार शिरा विन्यास है तो वहाँ पर हमारे पास कौन सी जड़ होगी? सॉरी, उल्टा हो गया ये, थोड़ा एक बार इसको रब कर लेते हैं। रेशेदार जो है वह हमारी यहाँ पर जड़ होगी और शिरा विन्यास जो होगा इसमें वो कौन सा होगा? वह होगा समांतर। तो शिरा विन्यास जो है वह समांतर है, तो समांतर में रेशेदार जड़ होंगी। ठीक है, ये होंगी रेशेदार जड़। तो इस आधार पर हमने विभिन्न पौधों को देखना है और उनकी जड़ों को देखना है। तो उस सारणी ये जो दी हुई है इसमें इसी आधार पर हमने लिखना है। तो यहाँ आपके लिए लिख दिया है, देख लो, आप एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जैसे पहला है गेहूँ। गेहूँ के पत्ती का नाम जो है, गेहूँ का पौधा की पत्ती है, इसमें शिरा विन्यास समांतर है तो इसकी जड़ कैसी होगी? रेशेदार। आम जो है उसका जालिका शिरा विन्यास होता है तो उसमें मूसला जड़ होगी। मक्का, उसमें भी समांतर शिरा विन्यास है, उसमें रेशेदार जड़। पीपल में जालिका शिरा विन्यास है तो इसमें मूसला जड़ होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने शिरा विन्यास के आधार पर जड़ों का प्रकार को देखा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये पूरा ख़त्म ही हो गया है। तो अब आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। धन्यवाद बच्चों।